नमस्कार साथियों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जो मॉडल पेपर चल रहे थे उस मॉडल पेपर के अंदर आज अपन लोग जीएस का जो मॉडल पेपर है तीसरा वो अपन लोग लेकर के आ रहे हैं। आज तीसरे मॉडल पेपर के अंदर अपन लोग पूरे 20 जो जीके के एंड जीएस हैं उनके दोनों को मिलाकर के जो 20 क्वेश्चन हैं इस पर अपन लोग बात करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से किस प्रकार के बाज़ार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो निम्न में से किस प्रकार के बाज़ार में एक व्यवसाय संघ है जो कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। पहला है मिश्रित स्पर्धा, एकाधिकार, अल्पाधिकार और पूर्ण स्पर्धा। तो इनमें से कौन सा है जो बाज़ार में जो व्यवसाय संघ कीमतों का क्या है नियंत्रण में असमर्थ है। तो वो है दोस्तों पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा दोस्तों ये बाज़ार की कीमतों को नियंत्रण करने में क्या है असमर्थ है। पूर्ण स्पर्धा बाजार वह बाज़ार होता है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के मध्य क्या होती है दोस्तों, संख्या इतनी अधिक होती है कि एकाधिकार समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में न तो क्रेता और न ही जो व्यापार संघ है वो कीमतों का क्या कर पाते हैं निर्धारण कर पाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा लोरेंज वक्र है जो क्या दर्शाता है। निम्न में से लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो लोरेंज वक्र रोजगार को दर्शाता है या फिर मुद्रास्फीति को दर्शाता है या अपस्फीति को दर्शाता है फिर आय वितरण को दर्शाता है। इनमें से कौन से को लोरेंज वक्र है जो दर्शाता है। तो दोस्तों आय वितरण है। आय वितरण को क्या लोरेंज वक्र क्या है दर्शाता है। लोरेंज वक्र पर आय के वितरण को दर्शाया जाता है। दोस्तों इस वक्र पर किसी भी संचय प्रतिशत राष्ट्रीय आय को संचय प्रतिशत जनसंख्या के साथ क्या करता है दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला है संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो इनमें से कौन सा है जो एक मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की यदि दोस्तों अपन लोग बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वें संविधान संशोधन होता है 1976 के अंदर। किसकी समिति की सिफारिश के आधार पर, सदा सरवण सिंह की सिफारिश के आधार पर होता है। भाग नंबर 4A और आर्टिकल यदि 51(1) द्वारा क्या किया जाता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाता है। संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना तथा प्रभुत्व की रक्षा उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से इस आर्टिकल के भाग हैं वो जोड़े जाते हैं। और यदि अपन बात करें सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त जो उपाधि हैं इनका उन्मूलन दोस्तों आर्टिकल 51(a) के तहत न होकर के किसमें यहाँ आर्टिकल 18 जो के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त जो उपाधियों का अधिकार है या फिर जो शिक्षा और सैन्य का जो अधिकार है वो कहाँ पर रखा गया है, ये रखा गया है समानता के अधिकार में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 के अंदर। और बाकी जो अपना मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज और एकता का भाईचारा को बढ़ावा देना और प्रभुत्व और रक्षा करना, ये किसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन से संविधान के अनुच्छेद के तहत 51(a) के तहत। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की क्या कर सकता है घोषणा कर सकता है या घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 349 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 365 के तहत। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की क्या कर सकता है घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 360 है, 360 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान की यदि अपन
भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 352 से लेकर 360 तक। तो 352 से लेकर 360 तक के जो अनुच्छेद हैं इनमें किसका वर्णन किया गया, इसमें आपातकालीन जो उपबंध है इनका वर्णन किया गया। और आपातकालीन जो वर्णन जो आपातकालीन उपबंधों के बारे में जो वर्णन किया गया ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, आपातकालीन वित्तीय आपातकालीन की जो बातें या फिर अनुच्छेद हैं वे कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी तक भारत में एक भी बार राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया या वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। तो याद रखें कि आपातकाल की जो आपातकाल की बातें हैं वो कौन से संविधान में के अनुच्छेद में रखी गई है, ये रखी गई है 352 से लेकर 360 तक। और ये 352 से लेकर 360 तक जो वित्तीय आपातकाल की बातें हैं या वित्तीय आपातकाल के जो अनुच्छेद है ये कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। और अभी तक 360 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल की वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अभी तक भारत के अंदर एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पूना समझौता महात्मा गांधी के और किसके बीच में हुआ था। तो पूना समझौता किसके मध्य में हुआ था, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य, लॉर्ड इरविन के मध्य, सुभाष चंद्र बोस के मध्य, BR अम्बेडकर के मध्य। तो इनमें से किन के मध्य पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ में। तो दोस्तों BR अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ था। वर्ष 1932 की बात करें दोस्तों, वर्ष 1932, तो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में महात्मा गांधी क्या है ने जो पुणे की जो येरवदा जेल है उसमें अनशन पे बैठ जाते हैं। तब पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 25 सितंबर 1932 को जब महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इनके भीमराव अम्बेडकर के मध्य क्या एक समझौता होता है, जिस समझौते को क्या कहा गया, पुनः समझौता कहा गया। इस समझौते के तहत जो दोस्तों जो दलितों के लिए 71 सीट थी, इन 71 सीटों के स्थान पर 148 सीटों को क्या किया गया, आरक्षित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहली है मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी गैस है जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये वायुमंडल के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये दोस्तों जो मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करती है कि वायुमंडल में तापमान के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो इनमें से कौन से वन हैं जो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हैं ये भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं या भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर फैले हुए हैं। यदि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं, इन वनों को यदि मानसून क्या है कि दोस्तों मानसून भी कहा जा सकता है कि इनके ऊपर क्या है, मानसून की वजह से यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ दोस्तों 200 से 400 सेंटीमीटर क्या होती हो, वर्षा होती हो। और यहाँ पे कौन कौन से वर्ष, जब वर्षा 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है, तो यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं वो पाए जा सकते हैं टीक के, नीम के, साल के या शीशम या जो बम्बू होते हैं, इनके वृक्ष यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, AB- और AB+ यानी पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता है।
तो दोस्तों जो ओ नेगेटिव है ये सबको दे सकता है, यानी सर्वदाता है। और यदि दोस्तों इसमें यदि अपन लोग बात करें कि सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही है वो है दोस्तों AB पॉजिटिव, जो सर्वग्राही है। और यदि अपन ये रक्त समूह है, इस रक्त समूह की दोस्तों खोज किसने की थी? ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1900 ईस्वी के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य का मस्तिष्क है वो कितने भागों में विभाजित है दोस्तों? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये 3 भागों में विभाजित है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आएगा अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। इन 3 भागों के अंदर क्या है? अपना मस्तिष्क डिवाइड है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकट्टा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी जेरी पिंटो द्वारा, मार्गरेट एटवुड द्वारा, अमिताभ घोष द्वारा या जोनाथन स्ट्रॉफ्ट के द्वारा। तो बताइए किन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी द कैलकट्टा क्रोमोसोम? तो दोस्तों ये बुक लिखी गई थी अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष ने द कैलकट्टा क्रोमोसोम के जो लेखक हैं उन्होंने मलेरिया जो के मच्छर हैं इनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत में लोसुंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में महत्वपूर्ण है? यानी कि जो लोसुंग या लोसांग त्यौहार है ये कौन से राज्य का त्यौहार है दोस्तों, जो मुख्य तौर पे वहाँ मनाया जाता है और वहाँ का महत्वपूर्ण क्या है त्यौहार है? हरियाणा का है, सिक्किम का है, केरल का है या पंजाब का? इनमें से कौन सा राज्य है जिसका प्रमुख या महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो दोस्तों ये सिक्किम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। दोस्तों तिब्बती है, तिब्बती लूनर कैलेंडर जो एक वहाँ कैलेंडर चलता है, क्या नाम है? लूनर। इस कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने की 18 तारीख है या 18वें दिन लोसुंग उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मुख्य रूप से 4 दिन तक चलने वाला एक उत्सव है और ये ऐसा उत्सव है जब किसान अपनी फसलों की कटाई का क्या करता है, वहाँ जश्न मनाता है। और जो भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक त्यौहार लोसुंग उत्सव भी लेपोचो जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। क्योंकि जो ये है लोसुंग जो लेपोचो जनजाति के लोग हैं दोस्तों, ये भी वहाँ पे एक त्यौहार मनाते हैं जिसे जो उनका नाम है दोस्तों नमोसो त्यौहार। उस नमोसो त्यौहार की तरह ही क्या है, ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश होता है तो इनकी जो दिशा है उनमें क्या है, परिवर्तन की घटना होती है जो कहलाती है अपवर्तन, विवर्तन, संचरण या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रकाश के एक दिशा से दूसरी दिशा में परिवर्तन होने की घटना कहलाती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है? तो वो कहलाती है दोस्तों अपवर्तन। दोस्तों होता क्या है कि एक माध्यम, जब ये विरल माध्यम है, जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इनकी किरणों के अपने मार्ग हैं वो क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस घटना को अपन लोग क्या कह सकते हैं, अपवर्तन कह सकते हैं। यदि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होती है दोस्तों, अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यदि अपन लोग बात करें संघन माध्यम, मान लो कि ये संघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में जाते हैं ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये अभिलंब है और नीचे दूर हो जाएगी। और इसी प्रकार यदि विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर घूम जाएगी। जैसे ये संघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम में आती है, ये अभिलंब की ओर घूम जाएगी। तो इस घटना को क्या कहते हैं अपन लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कुतुब-उद-दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, वो लोधी वंश का संस्थापक था, या तुगलक वंश का, या गुलाम वंश का, या खिलजी वंश का? इनमें से किस वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। यदि दोस्तों अपन बात करें 1206 से लेके 1290 तक, तो 1206 से लेके 1290 के मध्य दिल्ली जो सल्तनत है, इन पर तुर्क शासकों का क्या रहा था? शासन रहा था। और उन्हीं को क्या, जो तुर्क शासक थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? गुलाम वंश। जो उनका वंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, इनका शासनकाल रहता है वो रहता है 1206 से लेकर के 1210 तक क्या रहता है? दिल्ली पर शासन रहता है। किस वंश में? गुलाम वंश में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा जो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनोल, हाइड्रोक्साइड, गंधक का अम्ल, या एथेनॉल? तो इनमें से कौन सा है जो कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों फिनोल है, ये कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिनोल का सूत्र होता है दोस्तों C6H5OH। ये क्या होता है? फिनोल का सूत्र होता है। फिनोल को दोस्तों कार्बोलिक अम्ल, जबकि H2CO3 है उनको कार्बोलिक अम्ल कहते हैं के नाम से जानते हैं। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों H2SO4, उनको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या जे चैडविक ने? तो इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो दोस्तों जे थॉमसन है, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों यदि गोल्डस्टीन की बात करें तो गोल्डस्टीन ने एनोड जो किरणें होती हैं उन्हें एनोड किरणों की खोज की थी। और जे थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, कब की थी? 1897 के अंदर। और रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने दोस्तों 1911 के अंदर किसकी खोज की थी? प्रोटॉन और नाभिक की। और चैडविक की बात करें तो चैडविक ने 1932 के अंदर 1932 के अंदर उन्होंने क्या की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर के बीच फैला हुआ है। तो इनमें से दोस्तों जो भारत है, इनका जो देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में पूछा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम, या 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से 7 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 68 डिग्री 7 मिनट दक्षिण से 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी? तो इनमें से कौन सा देशांतरीय विस्तार है वो भारत का है? तो दोस्तों भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या अपने भारत का देशांतरीय विस्तार है। यदि भारत की भूमि का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है अपना भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो। और देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और भारत का पूर्व से पश्चिम के यदि अपन लोग विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो है दोस्तों 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण है वो दोस्तों 3214 किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है इक्केबाना एक जापानी कला है जो कि संबंधित है। तो इनमें से इक्केबाना जापानी कला वो किससे संबंधित है दोस्तों? कागज़ को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई से, या फिर रेत पर चित्रकारी से? तो दोस्तों जो इक्केबाना है ये एक जापानी कला है जो फूलों को सजाने से है। और इनकी लगभग शुरुआत है दोस्तों वो बताई जाती है कि 7वीं शताब्दी से इनकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है?
तो इनमें से कौन जो तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वह सोमजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा या दीपिका कुमारी। तो दोस्तों दीपिका कुमारी है, इन्होंने भारत के लिए तीरंदाजी में क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों दीपिका कुमारी है, ये भारत के कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है झारखंड की। कहाँ की रहने वाली है, झारखंड की रहने वाली है। इन्होंने 2018 के अंदर अब तीरंदाजी में विश्व कप का जो तीसरा स्टेज था, इसमें महिला रिकवर इवेंट में स्वर्ण पदक क्या था, जीता था, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में इन्होंने अन्य 4 रजत पदक भी जीत चुकी है। नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर प्रतिस्पर्धा करने वाले भारतीय एथलीट बने थे। इन्होंने कितना 87.58 मीटर का भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्या गया था, गोल्ड मेडल जीत के भारत के लिए इतिहास रचा था। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है, पीटी द्वीप में, बेरन द्वीप में, बेले द्वीप में या बल्ब द्वीप में। तो बताइए किस द्वीप में, निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों ये है पीटी द्वीप में। भारत में पीटी द्वीप में दोस्तों एक पक्षी अभयारण्य है वो स्थित है, और ये कहाँ पे है, ये लक्षद्वीप समूह के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको क्या कहा जाता है, निर्जन द्वीप कहा जाता है। पीटी द्वीप दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण है अधिनियम जो 1972 के तहत क्या किया गया था, अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है। तो जातक कथाएं दोस्तों किस संप्रदाय से जुड़ी है, लिंगायत संप्रदाय से, शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से या बौद्ध संप्रदाय से। तो बताइए जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जो जातक कथाएं हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, यह बौद्ध संप्रदाय से क्या है, जुड़ी हुई है। जातक कथाओं में दोस्तों भगवान बुद्ध हैं, उनके पूर्व जन्म की कथाओं को क्या किया गया है, विवरण किया गया है। और जैन धर्म के जो तीर्थकारों हैं, इन तीर्थकारों की जीवनी और भद्रभाव द्वारा रचित जो कल्पसूत्र हैं वो इनमें लिखे गए हैं। यदि वामन पुराण की बात करें दोस्तों, तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या है वो 4 बताई गई है। और 4 कौन कौन सी संख्या थी, पहली थी पाशुपात, दूसरी थी कापालिक, दूसरी कालामुख और लिंगायत। ये 4 जो संख्या थी संप्रदाय की किसमें, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की, इन चारों का व्याख्या में था। और जो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना है ये किसने की थी, वासव और अल प्रभु ने की थी, इनकी स्थापना की थी। और पाशुपत संप्रदाय है इनकी स्थापना की थी दोस्तों लकुलिस ने। इसी के साथ दोस्तों आज के जो जीके एंड जीएस के जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। दोस्तों अभी तक भी हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।